हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। आज तुम लोग के क्लास में टॉपिक रहेगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है। देखो बच्चों, तुम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों को देखे होंगे। जैसे मान लो, अगर हम दूध को रूम टेम्परेचर पे बहुत देर तक रख देते हैं तो कुछ समय बाद, कई घंटों बाद वो फट जाता है। अगर हम उसको फ्रिज में नहीं रखते या बार बार नहीं खौलाते तो दूध जो है फट जाता है। फटने के बाद दूध का स्वाद और दूध की जो प्रकृति है वो बदल जाती है। ये जो बदलाव है, ये रासायनिक परिवर्तन है, वो विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद होता है। उसी तरह मान लो, तुम अपने घर में किसी खुले जगह में या छत पे लोहे के बने किसी औजार को रखे हो तो कुछ समय बाद पता चलेगा कि हवा के संपर्क में या बारिश के पानी के कारण वो जो लोहे का औजार है, जो जब नया था तो चमकीला था, कुछ समय बाद जो है उस पे एक भूरे रंग की पपड़ी जम जाती है। तो उसको आम भाषा में बोलते हैं कि लोहे में मुर्चा लग गया। ये भी रासायनिक परिवर्तन है और रासायनिक अभिक्रिया के बाद होता है। इसी तरह अगर हम फल को रख दें, मान लो अंगूर रख दें, तो कुछ समय बाद वो खट्टा हो जाता है, उसका किण्वन हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा व्यवहारिक जीवन में हम बहुत ही ऐसी रासायनिक परिवर्तनों को देखते हैं। तो ये जो चैप्टर है तुम्हारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, देखो जो रासायनिक परिवर्तन होगा उसको हम एक समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है। समीकरण के द्वारा रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनको व्यक्त किया जाता है। देखो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, मान लो उदाहरण के लिए ये रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। ठीक है बेटा। तो ये जो अभिक्रिया हुई है इसको एक इक्वेशन से व्यक्त किया जाता है। उनके जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको एरो के लेफ्ट साइड में रखते हैं और जो उत्पाद बनता है उनको एरो के राइट साइड में रखते हैं। ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक और रासायनिक अभिक्रिया के बाद बने हुए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। और इनके मध्य में देखो एरो लगा देते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद ये जो रासायनिक इक्वेशन है, जो रासायनिक समीकरण है, उसको लिखते वक्त इन बातों का ध्यान दिया जाता है। देखो, ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इनमें कभी कभी रासायनिक परिवर्तन के साथ साथ तुमको उनके भौतिक दशाओं को भी प्रदर्शित करना रहता है। जैसे मान लो ये इक्वेशन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बनाया। ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है वो गैस है, तो उसको गैस से जी से प्रदर्शित कर देते हैं। अगर ये सॉलिड है तो एच के साइड में एस लिख देते हैं। अगर ये लिक्विड है जो अभिकारक है तो एल लिख देते हैं। तो ये तुमको तीनों अवस्था भौतिक, ये जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की, ठोस, द्रव और गैस, इनके द्वारा हम दिखा देते हैं इक्वेशन में कि ये जो अभिकारक है या अभिक्रिया के बाद, रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बने हैं उनकी भौतिक अवस्थाएं क्या है। ठीक है। और अभिक्रिया लिखते वक्त ये ध्यान, कभी कभी होता ये है कि विभिन्न अभिक्रियाओं में उनके भौतिक दशाओं को भी दर्शाया जाता है। तो भौतिक दशा को दर्शाने के लिए बेटा, भौतिक दशा में ताप, दाब हो सकते हैं, फिर ये सब उनकी भौतिक दशा होती है।
तो उनको एरो के ऊपर लिख के दर्शाया जाता है, ठीक है। जैसे ये देखो इक्वेशन लिखा है प्रकाश संश्लेषण का, तो इसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो ये जलीय विलयन को एक सॉल्यूशन द्वारा प्रदर्शित किया गया है। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके, देखो सनलाइट सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से, तो इनको एरो के ऊपर या नीचे हम लिख देते हैं जिनकी उपस्थिति में ये रासायनिक क्रियाएं होती हैं। तो ये ग्लूकोज बना, ठीक है, ऑक्सीजन बना और जल बना। ये जो ग्लूकोज बना ये तो जलीय विलयन के रूप में है, जो ऑक्सीजन है ये भी डिजॉल्व फॉर्म में है, और ये तो रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं बेटा उसको लिखते वक्त निम्न चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। अभिकारक को जो अभिक्रिया है उसके लेफ्ट साइड में, उत्पाद को प्रोडक्ट को राइट साइड में। और एक चीज़ और ध्यान देना है इसमें, देखो ये जो रिएक्शन है जिसमें कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाता है, ठीक है बेटा ना। जब रिएक्शन को लिखा जाता है, अभिक्रिया को लिखते हैं, तो ये ध्यान दिया जाता है कि एरो के लेफ्ट साइड में और एरो के राइट साइड में जो तत्वों के परमाणु की संख्या है वो समान होनी चाहिए। जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक इक्वेशन में, समीकरण में, किसी भी रासायनिक समीकरण को जब हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं, तो ये ध्यान देते हैं कि जो अभिकारक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है और जो उत्पाद बना, ठीक है ना, जब इनको हम बैलेंस करते हैं, बैलेंस इसलिए बेटा करते हैं कि तुम लोग 9th में द्रव्य के अविनाशिता का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़े थे, और द्रव्यमान संरक्षण के नियम में पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद किसी पदार्थ के जो तत्व हैं उनके द्रव्यमान में क्षति नहीं होती, उनका द्रव्यमान वही होता है, उनका रूप बदल जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इनको लिखते समय एरो के जो लेफ्ट साइड है, बाएं साइड के तत्वों के परमाणुओं की संख्या एरो के राइट साइड के तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर कर देते हैं। तो अब उसको बोला जाता है बैलेंस रिएक्शन, संतुलित रासायनिक समीकरण बोला जाता है उसको। देखो इसमें जिंक एक है, इधर भी जिंक एक है, ठीक है बेटा, इधर हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, सल्फेट एक, इधर भी सल्फेट। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, इस रासायनिक अभिक्रिया में ये जो रासायनिक समीकरण है उसमें एरो के लेफ्ट साइड में और एरो के राइट साइड में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। ये हो गई संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन देखो ये जो नीचे दूसरा उदाहरण है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बनाता है, ठीक है, इसको ध्यान से देखो। देखो इसमें ये जो है असंतुलित है, ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में, और ये जल बन गया, ठीक है बेटा। ये जो हाइड्रोजन है ये 2 है, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 है और इधर भी 2 है, ठीक है। लेकिन इधर ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 2 है और इधर 1 है, तो इसको संतुलित करना होगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो राइट साइड में 2 का इंटू कर देते हैं ना, तो इधर हो गया, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 4 हो गई और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 2 हो गई। तो इधर भी हम क्या करते हैं, इधर भी 2 से इंटू कर देते हैं, तो इधर भी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 4 हो गई और इधर भी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 4 हो गई।
और ऑक्सीजन की 2 है और इधर भी ऑक्सीजन की 2 है। तो इस तरह करके मल्टीप्लाई करके गुणा करके हम किसी भी रासायनिक समीकरण में एरो के लेफ्ट साइड के तत्वों की परमाणुओं की संख्या और एरो के राइट साइड के तत्वों के परमाणुओं की संख्या को बराबर कर लेते हैं, तब उसे कहा जाता है कि ये है संतुलित रिएक्शन है। और जब हम किसी समीकरण को लिखते हैं तो इसी तरह लिखते हैं, संतुलित करने के बाद उसको लिखा जाता है। ठीक है। और ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसमें तो ये भौतिक दशा दिखाया गया है, विभिन्न पदार्थों की उपस्थिति दिखाई गई है। देखो इस चैप्टर में तुमको विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है। देखो ये बाय बाय करके यहाँ तुमको प्रदर्शित किया गया है जिन रासायनिक अभिक्रियाओं को तुम्हें पढ़ना है। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है डिसोसिएशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन। ऑक्सीडेशन, चयन। और ये रिडक्शन पढ़ना है। ठीक है बेटा। तो अब बाय बाय करके तुम लोग इन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करोगे, बताया जाएगा, उदाहरण के साथ बताया जाएगा। देखो ये है पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन रिएक्शन। देखो इस अभिक्रिया की विशेषता होती है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर कोई नया उत्पाद बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन जल से क्रिया करके, कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करके ये बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और उस दौरान ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो ये एकल अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक उत्पाद आपस में क्रिया करके एक नया उत्पाद बनाते हैं। उसी प्रकार ये दूसरा उदाहरण कार्बन, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक ना। और ये ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है। ये कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। उसी तरह मेथेन, ठीक है बेटा, ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। ठीक है। और ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। तो ये सब उदाहरण तुम्हारा किसका हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। अब जो बेटा दूसरा है वो है डिसोसिएशन, वियोजन अभिक्रिया। देखो वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें कोई यौगिक विभिन्न भौतिक अवस्थाओं में या रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, विखंडित हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखो ये जो फेरस सल्फेट है जो सॉलिड फॉर्म में है, जब ये ताप दिया जाता है, अधिक ताप की उपस्थिति में ये फेरिक ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड है बेटा, ये जो है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। ये देखो ये फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या हो जाता है, टूट जाता है। उसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट, ये चूना पत्थर होता है, इसको लाइमस्टोन कहते हैं। जब इसको ऊष्मा दी जाती है, ताप दिया जाता है, ठीक है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये वियोजित हो गया, अपने अवयवों में वियोजित हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इस लाइमस्टोन को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, इसको चूना पत्थर भी कहते हैं। ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है।
उसी तरह लेड नाइट्रेट जो होता है, जब इसको हीट दिया जाता है तो ये लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है, तो ये क्रिया हो गई वियोजन की, जिसमें एक यौगिक दो या दो से अधिक यौगिकों में विखंडित हो जाता है, तो वह क्रिया जो है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जो तीसरा है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का की परिभाषा है कि इसमें किसी अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। ठीक है, जैसे देखो ये जो आयरन है कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है। ठीक है, तो ये जो आयरन जब कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है तो ये आयरन इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को देखो बाहर कर दिया और उसकी जगह खुद ले लेता है। ठीक है, तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित करके उसकी जगह खुद ले लेता है, तो यह क्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर लेता है। तो जब ये आयरन कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है तो ये आयरन सल्फेट बन जाता है, क्योंकि कॉपर की जगह वो ले लेता है, तो आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर बाहर निकल गया। ठीक है, उसी तरह ये जो जिंक होता है वो जब कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है तो जिंक अधिक क्रियाशील है, वो कॉपर को विस्थापित कर देता है और उसकी जगह लेके ये जिंक सल्फेट का विलयन बनता है। तो जिंक जो है जब कॉपर सल्फेट से क्रिया किया तो वो कॉपर को विस्थापित करके जिंक सल्फेट और ये कॉपर बना देता है। तो ये जो तीसरी अभिक्रिया हो गई वो हो गई डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। ठीक है बेटा, अब बच्चों आगे के क्लास में जो आगे का 3 रिएक्शन बचा है, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, पढ़ाया जाएगा।